हमारे साथ खास मेहमान आपके जाने पहचाने बीजेपी कार्यकर्ता एडवोकेट सुनील सोरान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और मनोहर लाल के बड़े खासम खास लगा लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं किसान आंदोलन को लेके हर घर हर गली कोपचे में बातचीत चल रही है। 2 साल के बाद दोबारा से किसान आंदोलन की उन्हीं पैटर्न पे फिर से एक आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार और पिछली बार में एक बड़ा अंतर है। उसमें सबसे बड़ा अंतर है कि आज वो जो अपने आप को किसान का लबादा ओढ़ के जो किसान के राइट्स की बात करते हो, आज पंजाब के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, लेकिन बेचारों के साथ हालत ये हो रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या कारण है कि ये आंदोलन पंजाब से उठ के आ रहा है? हरियाणा में आप आज देखो तो कोई हालात नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। कांग्रेस के घिसे पिटे नेता दीपेंद्र हुड्डा जैसे व्यक्ति, जिनके फादर ने 10 साल इस प्रदेश पर राज किया और क्या किया, रोहतक सोनीपत झज्जर के जिला परिषद के चेयरमैन की तरह बिहेव किया, उससे बाहर निकल के देखा नहीं। सड़कें बनी तो उन 3 जिलों में बनी, नौकरियां लगी तो उन 3 जिलों में लगी। जहां नौकरियां लगती थी वो पैसों में लगती थी, भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता था। हरियाणा की जनता ने तो उनको नकार दिया, सिरे से नकार दिया। तो अब ऐसे आंदोलनों के सहारे दोबारा से सत्ता परिवर्तन के चक्कर में वो घूम रहे हैं। हुड्डा सरीखे नेता बार बार ये प्रयास करते हैं कि हरियाणा के अंदर एक माहौल ऐसा डेवलप किया जाए जिससे जाति पाति हो, जातियों में डिवीजन हो। कोई बात बोल रहे हैं जो आपके बीजेपी के ने कहते जाते हैं ये तो कांग्रेस के लोग बैठे हैं, ये कांग्रेस के ये प्री प्लान पूरा एजेंडा ये कांग्रेस करवा रही है, ये हुड्डा साहब करवा रहे हैं, दीपेंद्र करवा रहे। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो 1 नेशन 1 पोल या 1 इलेक्शन जैसा एक कानून पार्लियामेंट में ला सके। इधर तो ये 2 चीजें, अनपढ़ हैं, इनको एजुकेशन नहीं है, इनको पता नहीं है तुम कर क्या रहे हो, या दूसरा कारण इनके अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट हैं। तीसरा, इनको नेता नगरी चाहिए। और नेता नगरी का हालात ये है कि गुरनाम सिंह चडूनी सरीखे नेता 1100-1500 वोट आके वो मतलब बिल्कुल गर्त में डाल दिए गए। आप मुझे बताओ, पंजाब के अलावा वो आंदोलन कहां है? हरियाणा में तो कोई आंदोलन नहीं है। वहां से वो टिकैत आया है, राकेश टिकैत, उसको भी दुदकार के भगा दिया, भाग यहां से, दफाओ। वो उधर वो भागदौड़ कर रहा है, वो फटफटा रहा है, क्योंकि आज उनके कोई सुनने वाला नहीं है। तो ना तो यूपी में कहीं, पश्चिमी यूपी में कहीं आंदोलन है, ना कहीं हरियाणा के अंदर आंदोलन है। हो जाएगा, मैं भी आप कहता हूं, आज इनको छूट दे दो जो पंजाब से आगे बैठे हैं, उनको ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाके उसके दोबारा से दिल्ली के बॉर्डर्स पे लाके बैठ दो। अपने यहां जो बैठे ठाली फौज या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये ट्रॉलियां भर भर के फिर जाना शुरू कर देंगे बॉर्डर्स के ऊपर जाके, वहां फिर बैठ जाएंगे और फिर वो जो अराजकता वाला काम उन्होंने पहले किया था ये दोबारा फिर कर देंगे। जो अपने आप को तथाकथित किसान कहते थे, वहां तिरंगा झंडा उतार के निशान साहिब का झंडा लगा दिया गया। हम निशान साहिब के झंडे का सम्मान करते हैं, लेकिन तिरंगा उतार के निशान साहिब का झंडा लगा के उन्होंने अपनी खालिस्तानी मानसिकता शो करने की कोशिश की। ऐसी हालत कांग्रेस का वो पप्पू बैठा राहुल गांधी, उसकी हालत है। और ऐसे ही पप्पू इन्होंने हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा सरीखे लोग कर रखे हैं, जो लोग सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। इनको देश और प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। किसान के रूप में छुपे हुए मौकाप्रस्त लोगों को जान लो, समझ लो, ये जानने की कोशिश करो कि ये आंदोलन बार बार पंजाब से क्यों उठ रहा है। और पंजाब में भी इनका आपस में बहुत ज्यादा डिवीजन है। ये वही लोग हैं जो कल को चुनाव लड़े थे, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी में। हमारे साथ खास मेहमान आपके जाने पहचाने बीजेपी कार्यकर्ता एडवोकेट सुनील सोरान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और कई विषयों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल का विषय आपको पता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं किसान आंदोलन को लेके हर घर हर गली कोपचे में बातचीत चल रही है और कहीं न कहीं किसान आंदोलन को लेके धीरे आंदोलन तेज होता जा रहा है। वो एमएसपी का मुद्दा, 3 कानून वापस ले लिए थे, लेकिन एमएसपी अब तक किसानों को मिली नहीं है, किसान डटे हुए हैं। तो एडवोकेट सुनील सोरान, हमेशा पीछे जो किसान आंदोलन था या जाट आंदोलन था,
अपनी राय बेबाक तरीके से हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे रखते आए हैं। कई विषयों पे बातचीत करेंगे और मनोहर लाल के बड़े खासम खास लगा लीजिए या मनोहर लाल के कहते हैं कि नज़दीक, क्योंकि कई बार देखा गया है इनके साथ चाय पानी पीते बातचीत करते, कई बार कई जगह हम रैलियों में भी मिले हैं इनसे, तो बड़े खास माने जाते हैं मनोहर लाल जी के। और मनोहर लाल जी के हम आनंद भगत भी लगा सकते हैं। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। लामा साहब, आपका बहुत स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पर मुझे दोबारा जगह देने के लिए। ये सही बात है, आज फिर वही ज्वलंत मुद्दा है। 2 साल के बाद दोबारा से किसान आंदोलन की उन्हीं पैटर्न पे फिर से एक आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन इस बार और पिछली बार में एक बड़ा अंतर है। उसमें सबसे बड़ा अंतर है कि आज वो जो अपने आप को किसान का लबादा ओढ़ के जो किसान के राइट्स की बात करते हो, आज पंजाब के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, उनको बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया। और दूसरा, हरियाणा की तरफ से जो अपने आप को किसान लीडर बोलते थे, उनको वो जगह नहीं मिल रही। सबसे अच्छी बात है कि अंगड़ाई तो ले रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे दिखते हैं कई बार हमारे खाप चौधरी, कई बार स्वयंभू अपने किसान नेता अपनी तरफ से डिक्लेरेशन तो बहुत दे रहे हैं कि भाई हम डलेवाल जी के साथ हैं, डलेवाल जी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन बेचारों के साथ हालत ये हो रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनको कोई एंटरटेन नहीं कर रहा। डलेवाल साहब ने या उन्होंने जो भी संगठन इस आंदोलन को कर रहे हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया भाई हम आपको नहीं, हम आपके सपोर्ट को नहीं चाहते, हम आप नहीं चाहते कि आप हमारे साथ जुड़े। और ये यहाँ पर अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, इनसे रुका नहीं जा रहा। पर बेचारे क्या करें, हालत खराब हो रही है, वो इन्विटेशन नहीं दे रहे, वो उनको इनमें इन्वॉल्व होने नहीं दे रहे। तो इस बार के आंदोलन में और पिछले आंदोलन में थोड़ा अंतर है। बट जो दुखद पार्ट वो ये है कि ये लोग, लांबा साहब इसको समझने की जरूरत है, ऐसे आंदोलन करके या अब जिस प्रकार से डलेवाल साहब ने आमरण अनशन कर दिया, ये काम करके एक पॉलिटिकल माइलेज लेने में कामयाब हो गए हैं और अपने आप को रेलिवेंट करने में कामयाब हो गए हैं। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लोगों को इन बातों में एड्रेस करना चाह रहा हूं जो घर बैठे हैं, जो किसान हैं, कि ये जो आज के हालात हैं, ये जो माहौल है, इसको आप समझने की कोशिश करो। क्या कारण है कि ये आंदोलन पंजाब से उठ के आ रहा है? हरियाणा में आप आज देखो तो कोई हालात नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। कांग्रेस के घिसे पिटे नेता दीपेंद्र हुड्डा जैसे व्यक्ति, जिनके फादर ने 10 साल इस प्रदेश पर राज किया और क्या किया, रोहतक सोनीपत झज्जर के जिला परिषद के चेयरमैन की तरह बिहेव किया, उससे बाहर निकल के देखा नहीं। सड़कें बनी तो उन 3 जिलों में बनी, नौकरियां लगी तो उन 3 जिलों में लगी, जहां नौकरियां लगती थी वो पैसों में लगती थी, भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता था। रिलायंस और दूसरे बड़े उनको घरानों को इन्होंने जमीनें औने पौने दामों पर दी। ऐसे मामले भी हुए जहां सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस इशू करा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने अब उन किसानों की, गरीब आदमियों के बेचारों की जमीनें बिकवा दी और उसके बाद अपने चहेतों से खरीदवा दी और उसके बाद उसे फिर रिलीज कर दिया। ऐसी डकैतियां मारने का 10 साल उन्होंने काम किया। अब हरियाणा की सरकार ने बड़ा सुंदर फैसला लेते हुए उन्हें सत्ता में नहीं आने दिया। तो अब वही सत्ता लोलुप दीपेंद्र हुड्डा के, कल क्योंकि हम देख रहे थे नेतृत्व में, वो अपने कल हुड्डा साहब गए हैं, कल 4 विधायकों को उन्होंने अपने साथ लिया है। तो बेचारों की दाल गली नहीं यहाँ हरियाणा के अंदर। हरियाणा की जनता ने तो उनको नकार दिया, सिरे से नकार दिया। तो अब ऐसे आंदोलनों के सहारे दोबारा से सत्ता परिवर्तन के चक्कर में वो घूम रहे हैं। हालात ये है कि प्रदेश की जनता ने तो उनको आईना दिखा दिया है। प्रदेश की जनता ने तो बता दिया कि तुम्हारे लिए प्रदेश की राजनीति में कोई स्पेस, कोई जगह नहीं है। लेकिन वो अपनी जगह ढूंढते हुए ऐसे आंदोलनों का सहारा लेने की प्रयास कर रहे हैं। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन सभी साथियों, जो आपके व्यूअर्स हैं और जो प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, उनसे साझा करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये गलत लोग रेलिवेंट हो गए हैं। इन्होंने पहले बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। वो जो 3 क्रांतिकारी फार्म बिल्स थे, उनको इन्होंने नहीं आने दिया, जो पूरे सिस्टम को चेंज कर देते। और अब फिर एक मार्केटिंग पॉलिसी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी सरकार लेके आ रही है, जिस पर मैं अभी अध्ययन कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम मैं मुन्ना लांबा साहब को फिर बुलाऊंगा और उसके ऊपर पूरी डिस्कशन फिर करेंगे। तो ये जो इसमें एग्रीकल्चर के सेक्टर में अमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है, ये उस पर हमेशा ब्रेक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोगों को खड़ा होना होगा, इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना होगा। सिर्फ बीजेपी की सरकार बनाने से काम नहीं चलेगा, इन्हें गांवों में, गलियों में, घरों में, शहरों में, हर जगह रोकना होगा। ये जो एक इमोशनल कार्ड खेल के इस तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय लांबा साहब, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी जनता के लोगों को कहना चाहूंगा कि इनको रेलिवेंट ना होने दें और इनको रोकें।
ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरेन खास बातचीत में मौजूद है। अब पहले भी किसानों, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम खिलाफ नहीं कहेंगे, लेकिन पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म बेबाक तरीके से बातचीत की है। अब फिर मुद्दा वही है पुराने वाला, अब अक्सर पक्ष रखते हैं बीजेपी का, लेकिन बीजेपी के जो लीडर हैं वो क्यों नहीं आ पाते? वो किसानों को समझाने में सक्षम नहीं है, या फिर वजह क्या है? कभी रामचंद्र जांगड़ा जी जो सांसद है वो आते हैं, वो अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पाते, उसके बाद फिर वो कहने के माफ़ी मांगते हैं, हमने ऐसा नहीं कहा किसानों को, हम किसानों को नहीं कह रहे थे, हम तो वो कह रहे थे उनके भेष में, उनके अंदर घुस के। तो ये चल क्या रहा है? 700 लड़कियाँ, चिट्टा फैला दिया, ये किसान नहीं है, ये पाकिस्तानी है, गुंडे हैं, मतलब ये क्या चल रहा है? देखो, ये सही बात है कि वो सीनियर और सीजन्ड लीडर हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, और मैं तो बहुत उनके सामने जूनियर हूँ, और मैं कोई नहीं कि मैं उनको सलाह दूं किसी बात के लिए। ये सही बात है कि जो उनके शब्द थे उनसे लोगों को नाराजगी हुई, लेकिन जो उनका भावार्थ था वो मैं उसे एग्री करता हूँ। ये सही बात है कि उस किसान आंदोलन का जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि प्रदेश में ऐसे नशे फैले जिनकी पहले कोई चर्चा नहीं थी। ये सही है कि बिजनेस का लोगों का बहुत नुकसान हुआ, ये सही है कि देश की इमेज का नुकसान हुआ, और ये भी सही है कि अराजकता फैली और उसी की रिपीटेशन करने की फिर से कोशिश की जा रही है। तो कोई तो बाहर निकल के बोलेगा इनके खिलाफ। तो रामचंद्र जांगड़ा जी ने ये जो मुद्दा उठाया मैं तो वेलकम करता हूं। और साथ में जो आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर कम क्यों बोलते हैं, मैं उस मुद्दे पर फिर आना चाहता हूं। यस, मैं उस बात को, आपकी बात से सहमत हूं, बल्कि मैं इस बात से भी सहमत हूं कि मैंने कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथियों से बात की जो लीडरशिप है, जिनके बड़े बड़े ओहदे हैं, जिनके बड़े नाम हैं, उनसे मैंने बात की तो वो भी इस प्रेशर के सामने झुक गए। लांबा साहब, लीडर वो होता है वो जो होस्टाइल जो लोग हैं, भीड़ है, उसके सामने भी वो इतनी ताकत रखे कि अपनी बात कह सके। लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गए, घबरा गए, इस भय में आ गए कहीं जाट समाज खिलाफ ना हो जाए, इस भय में आ गए कहीं किसान नाराज ना हो जाए। इस बात को भूल गए कि जो गांव में बैठा किसान है वो बेवकूफ नहीं है, वो इडियट नहीं है। ये रेलिवेंट तो हो गए, इन्होंने अपना रूप तो दिखा दिया, लेकिन जब वो वोट कास्ट करेगा अपना, तो आप देखो दादरी, चरखी दादरी और बाडड़ा, ये तो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। बल्कि साथ लगता है लुहारू भी ऐसा ही, आप मान के चलो 700 वोटों का नुकसान, कोई नुकसान नहीं होता, कोई हार नहीं होती है। जो जयप्रकाश दलाल जी की हार हुई है, और वो भी उन लोगों ने इमोशनल होके और किन्हीं और कारणों से। अदरवाइज आप लुहारू में बच्चे बच्चे से पूछो, हर आदमी इस बात को अप्रिशिएट करता है कि जो काम जयप्रकाश दलाल जी ने लुहारू के लिए किया, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। और बाडड़ा और दादरी के अंदर तो दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और दोनों ही किसान बाहुल इलाके हैं। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो दो तरह का माहौल बना, एक तो किसान विरोधी और एक जाट विरोधी, इसके खिलाफ खड़ा होकर सबको अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। हुड्डा सरीखे नेता बार बार ये प्रयास करते हैं कि हरियाणा के अंदर एक माहौल ऐसा डेवलप किया जाए जिससे जाति पाति हो, जातियों में डिवीजन हो। आप भी वही बात बोल रहे हैं जो आपके बीजेपी के ने कहते हैं ये तो कांग्रेस के लोग बैठे हैं, ये कांग्रेस के, ये प्री प्लान है पूरा एजेंडा, ये कांग्रेस करवा रही है, ये हुड्डा साहब करवा रहे हैं, दीपेंद्र करवा रहे हैं। बातें कह रहा हूं मैं, वो बातें करने की कोशिश कर रहा हूं जो इन पिछले 3-4 साल में सामने आई है। आप भी उस बात से एग्री होंगे, आप और मीडिया के साथी भी सब इस बात से एग्री होंगे कि उन तीनों किसान जो कृषि सुधार कानून थे उनकी जरूरत थी, और उनके विड्रॉल के बाद लोगों ने ऐसा कहना भी शुरू किया कि भाई ये तो बड़ा गलत हुआ, ये तो एक चेंज था जो आ रहा था। लेकिन एक बड़ी गैदरिंग ने एक इमोशनल कार्ड खेल के और ऐसा माहौल बना दिया दिल्ली के आसपास कि माननीय मोदी जी के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा सिवाय इसके कि उसको विड्रॉ किया जाए। नहीं विड्रॉ करते तो बहुत सी फोर्सेज हैं जो बाहर की लगी हुई हैं, जो चाहती हैं देश का नुकसान हो, देश में डिस्ट्रक्शन हो, मोदी जी से ऐसा प्रधानमंत्री ना बचे, सत्ता परिवर्तन हो। ये लोग उनके हाथों की कठपुतली बन के हिंदुस्तान और हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये सीधी सीधी ये इनको बीजेपी मतलब हजम नहीं हो रही, आपको सीधा चाहिए? हाँ, इनको भारतीय जनता पार्टी का सुशासन हजम नहीं हो रहा। ये उस बात को हजम नहीं कर पा रही कि कैसे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ गई जो देशभक्त है, जो देश के बारे में सोचती है, जो देश का भला चाहती है, जिसमें परिवारवाद नहीं है, जो भ्रष्टाचार से दूर है और इंडिया फर्स्ट की डॉक्ट्राइन से जो काम कर रही है। आज देखो, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वन नेशन वन पोल या वन इलेक्शन जैसा
एक कानून पार्लियामेंट में ला सके। लेकिन देश का क्योंकि बार बार चुनाव से नुकसान होता है, बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, तो काम नहीं हो पाता। तो बेस्ट बात यह है कि पूरे देश के अंदर एक बार में चुनाव हो जाए। सुनील जी ठीक है, जनता कांग्रेस को चुन ले, जनता बीजेपी को चुन ले। सुनील जी लेकिन ये सुधार कांग्रेस सरीखी पार्टियों को और ऐसे लोग जो देश के खिलाफ है उनको हजम नहीं हो रहे। इस कारण ऐसे वो नौटंकियां करते रहते हैं। उनका प्रयास है कि किसी भी सूरत में सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से या देश से हटाया जा सके। ठीक है सुनील जी, मैं किसानों के एक दो बातें हैं। आप कहते हैं सैनी साहब 24 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, आप कहते हैं सीधा खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं ना तो हमारी फसलें खरीदी जा रही है एमएसपी पे, ना हमारे खाते में पैसा आता है समय पे। तो ये चीज़ें जो छोटी मोटी ये तो ठीक होनी चाहिए। और कौन 24 फसलें कहते हैं कि सैनी साहब को पता नहीं है 24। लंबा साहब आप ये बताओ, अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार आती है हरियाणा के अंदर? किसने दिया हरियाणा के अंदर जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं उनको वोट किसने दिया? किसानों ने तो वोट दिया ना। और किसान कोई बेवकूफ नहीं, किसान ने इसलिए वोट दिया क्योंकि आज पहली बार देश में आजादी के बाद पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो प्रदेश के किसान को, मेहनतकश वर्ग को, दलित को, वंचित को, नौकरी पेशा को, व्यवसायी को उसका अधिकार दे रही है। तभी तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा बनी है। इसके अलावा तो और कोई कारण नहीं हो सकता। जनता तो सोच विचार करके अपना वोट कास्ट कर रही है। और इसमें कहां दो राय है, ये भी सच्चाई है कि जितनी फसलें हरियाणा में उगाई जाती है हर फसल को भारतीय जनता पार्टी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद रही है। लेकिन लांबा साहब गणित तो एमएसपी का ही तो है। लांबा साहब किसान ये कहता है, और मैंने बहुत से किसान यूनियन के लोगों को देखा है कि ये एक अकेली चीज ऐसी है फसल जिसका भाव किसान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति लगाता है। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है भाई कि किसान की फसल का भाव दूसरा व्यक्ति क्यों लगाता है? इसका मतलब मार्केटिंग के सिस्टम में कोई गड़बड़ है। इसका मतलब अदरवाइज जैसे मैं पेशे से वकील हूं, मेरी फीस तो कोई और निर्धारित नहीं करता, मेरी फीस तो मैं खुद लेता हूं। तो किसान की फसल का भाव दूसरा व्यक्ति क्यों लगा रहा है? यानी कि आपके पास या किसान के पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है, इसीलिए तो ओपन मंडी सिस्टम लेके आया। लांबा साहब कमाल बात यह है कि जब किसान की फसल या सरसों पीछे था ऐसा मामला जो 6,000 रुपए क्विंटल बिक रही थी मंडी में, मंडी के जस्ट सामने मिल वाला उसी को 6,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा था। लेकिन जो कानून है, जो मंडी का कानून है, एपीएमसी एक्ट है, उसकी वजह से किसान वंचित है अपनी फसल को सही जगह बेचने पर। तो उसको तो रिफॉर्म करने की बजाय ये महाराज बोले नहीं। इधर तो ये दो चीजें हैं, अनपढ़ हैं, इनको एजुकेशन नहीं है, इनको पता नहीं है तुम कर क्या रहे हो, या दूसरा कारण इनके अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट हैं, तीसरा इनको नेता नगरी चाहिए। और नेता नगरी का हालात ये है कि गुरनाम सिंह चडूनी सरीखे नेता 1100-1500 वोट आके वो मतलब बिल्कुल गर्त में डाल दिए गए। और गुरनाम सिंह चडूनी ने तो इस बात को एडमिट भी किया कि हमने तो कांग्रेस के लिए एक पिच तैयार की थी। अब किसके लिए पिच तैयार कर रहे हैं पूछो जरा उनसे। आज फिर उनके वही हालात हैं। इन सबको नेता बनना है और ये सारे लाइन में लग के 20-20 हजार रुपए दे के कांग्रेस को अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे थे और सभी कांग्रेस से टिकटें मांग रहे थे कि हमारे को टिकट दो, हमारे को चुनाव लड़वाओ। ठीक है सुनिए, आपके बीजेपी के लीडर भी कहते हैं, हम सुन लेते हैं, ये किसान नहीं है तो ये किसान नहीं है तो ये तो खत्म काम कर, ये किसान नहीं है वो किसान। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा ये चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, अब आपके बीजेपी लीडर कहते हैं कि पंजाब अकेला ही आंदोलन कर रहा है, 29 स्टेट हैं, कहीं से कोई आंदोलन नहीं हो रहा। आपके बीजेपी वाले ये भी कहते हैं, तो इनको जरूरत क्या है? लांबा साहब बीजेपी क्यों, आप बताओ ना। मैं कह रहा हूं इस बात पर आप भी अपना वर्कआउट करो। आप मुझे बताओ पंजाब के अलावा वो आंदोलन कहाँ है? हरियाणा में तो कोई आंदोलन नहीं है। हरियाणा में तो वही लोग सिर्फ अंगड़ाई ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, मीडिया के सामने जाके बोल रहे हैं कि भाई हमारे को बुलाओ, हमारे को शामिल करो। वहां से मैं वो टिकैत आया है, राकेश टिकैत, उसको भी दुदकार के भगा दिया, भाग यहाँ से, दफाओ। वो उधर वो भागदौड़ कर रहा है, वो फटफड़ा रहा है, क्योंकि आज उनके कोई सुनने वाला नहीं है। तो ना तो यूपी में कहीं, पश्चिमी यूपी में कहीं आंदोलन है, ना कहीं हरियाणा के अंदर आंदोलन है। हो जाएगा, मैं भी आप कहता हूं आज इनको छूट दे दो जो पंजाब से आगे बैठे हैं, उनको ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाके उसके दोबारा से दिल्ली के बॉर्डर्स पे लाके बैठ दो। अपने यहाँ जो बैठे ठाली फौज या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये ट्रॉलियां भर भर के फिर जाना शुरू कर देंगे बॉर्डर्स के ऊपर जाके, वहां फिर बैठ जाएंगे और फिर वो जो अराजकता वाला काम उन्होंने पहले किया था ये दोबारा फिर कर देंगे। हरियाणा सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला लिया कि उनको इस बार
हरियाणा का बॉर्डर ही क्रॉस नहीं करने दिया, वो वहीं के वहीं रोक के रख दिया, तो आज दिल्ली शांत है। इनको मैं कह रहा हूं भाई साहब, इनको कोई लेना देना नहीं है किसान मर रहा है या जी रहा है, ये तो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और उसके लिए कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी साथियों को ये कहना चाहूंगा, बीजेपी के साथियों को भी और आम जनता को भी, कि इनकी इस मानसिकता को समझो और इन मानसिकता का विरोध करो। ये गलत लोग रेलिवेंट हो गए हैं सोसाइटी के अंदर, इनको रोको, ये मेरा पर्पस है। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में मौजूद हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अच्छे खासे वक्ता भी हैं और पिछले लगभग 10 साल से हमारे साथ खास बातचीत में बने रहते हैं। सुनील जी, तो ये किसान है या फिर वो किसान है? आपकी नजर में कहते हैं वो किसान बैठे हैं। चलो हम किसान की बता देते हैं। लामा साहब, आपसे भी नहीं छुपा, मुझसे भी नहीं छुपा, और ये तो पूरे देश को पता है। वो 13 महीने बॉर्डर पे बैठ के इन्होंने क्या किया? बॉर्डर पे बैठ के इन्होंने जो बॉर्डर के आसपास जिन लोगों का बिजनेस था वो खराब किया, क्योंकि बॉर्डर सील हो गए, बेचारे वहां से माइग्रेट होने को वो मजबूर हो गए, बेचारों की रोजी रोटियां बंद हो गई, काम धंधे बंद हो गए। इनको तो कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि इनको तो फाइनेंस करने वाला कोई और आदमी था, लेकिन उन लोगों का जीना दूभर हो गया जो वहां अपना बिजनेस कर रहे थे। उसके बाद 26 जनवरी का वो दिन आपको ध्यान होगा जब इन्होंने कहा कि हम एक ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में निकालना चाहते हैं। क्या ट्रैक्टर मार्च निकला कि लाल किले के ऊपर घुस के इन्होंने वहां तोड़फोड़ करी, वहां जो बैठे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उनके साथ मारपीट की, यहां तक कि भी हुआ कि 20-20, 30-30 फुट की दीवारों से उन्होंने कूद के अपनी जान बचाई। ये सच है, लेकिन मोदी सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि वहां एक भी बुलेट फायर ना हो, किसी किसान का नुकसान ना हो। उसके ऊपर इस यहां तक नहीं रुके, वहां जो अपने आप को तथाकथित किसान कहते थे, वहां तिरंगा झंडा उतार के निशान साहिब का झंडा लगा दिया गया। हम निशान साहिब के झंडे का सम्मान करते हैं, लेकिन तिरंगा उतार के निशान साहिब का झंडा लगा के उन्होंने अपनी खालिस्तानी मानसिकता शो करने की कोशिश की। यहां बातें खत्म नहीं हुई, उसके आसपास की जो महिलाएं थी उनकी हालत पता करो, कैसे उनका जीना दूभर हो गया था, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उसके बाद उनकी हालत का पता करो, जिनके शॉपिंग मॉल्स वगैरह वो सब प्रॉपर्टीज उनके आसपास थी, कि किस प्रकार से यही जो अपने आप को तथाकथित किसान ऊंची ऊंची आवाज में वहां डेक बजाते थे, म्यूजिक बजाते थे और अलग अलग तरीके करतब करते थे। लोग तो डरे हुए थे, लोग भयभीत थे और ऐसा होता भी था। इनको जब भी कहीं किसी ये जो टोल प्लाजा है इनके ऊपर कोई बीजेपी का लीडर मिल गया, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, गाड़ियां तोड़ने का प्रयास किया। जो इनके खिलाफ बोला उनको बुरी बुरी बातें बोली, धमकियां दी, गालियां तक निकाली। और मैं खुद उनमें से एक भुक्तभोगी हूं और आप उनमें से खुद भुक्तभोगी हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आपने किसानों का पक्ष भी दिखाया और कोई व्यक्ति जो इस आंदोलन के खिलाफ बोल रहा था उसका पक्ष भी रखा। आपने ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता का परिचय दिया। अदरवाइज मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं जो पत्रकारिता करते हैं, जिनको मैंने 1000 बार टेलीफोन किया कि मैंने कहा यार जो एक पक्ष इसका दूसरा वो तो और दिखाओ, बोला वह ना हम ना मार करें, हमने तो पूरा हरियाणा में रहना है। कई पत्रकार साथियों पर अटैक भी हुए। तो भाई साहब ये तो वायलेंट लोग थे जिनके पास कोई विजन नहीं, कोई अप्रोच नहीं, कोई सोच नहीं, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन और कांग्रेस की कठपुतली। ऐसी हालत कांग्रेस का वो पप्पू बैठा है राहुल गांधी, उसकी हालत है। और ऐसे ही पप्पू इन्होंने हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा सरीखे लोग कर रखे हैं जो लोग सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। इनको देश और प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो चलते चलते छोटा सा मेरा एक सवाल और रहेगा। तो सैनी साहब अभी नए बने हैं, ये अभी धीरे धीरे लोग कहने लगे हैं, आवाज़ उठने लगे हरियाणा में खाली शो पीस नहीं, कठपुतली बन के रह गए हैं ना। तो मुझे ऐसा कुछ ऐसा लगा कोई बड़ी अच्छी खासी सौगात दे दी हो हरियाणा को, या कुछ कहीं हो रहा हो। आपके दादरी की बातचीत करें या फिर हम किसी भी शहर की फिलहाल बातचीत करें, बस से बदतर हालत है। कहीं पानी नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, अस्पतालों की शिक्षा की बस से बदतर हालत है, कहीं स्टाफ पूरे नहीं हैं। तो सैनी साहब खाली दिखावा एक सीएम बनाए हैं या फिर ये कुछ करने वाले हैं, क्या लगता है? तो थोड़ा ये भी बता दीजिए। चलो किसानों के मुद्दे पर तो आप बहुत अच्छी लाउड आवाज़ में बोलते हैं, भाई ये प्री प्लान है, कांग्रेस के बैठाए हुए हैं, ये सारा इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो आपके सैनी साहब क्या कर रहे हैं? इन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। लांबा साहब देखो, थोड़ा हमारे को न्याय करना चाहिए सैनी साहब के साथ। ये मार्च के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, तो ये पिछला साल उनका पूरा चुनावों में बीता। अब इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, हमें इनको 6 महीने कम से कम देने चाहिए, उसके बाद इस बात पर पहुंचे कि इनका 6 महीने का कार्यकाल कैसा है। बाकी इन्होंने अपने इस अब तक के कार्यकाल में दिखा दिया है कि ये
जनता के फ्रेंडली हैं, इनकी अप्रोच और सोच है जनता या प्रदेश आगे बढ़े। जैसी अप्रोच माननीय मनोहर लाल जी छोड़ के गए थे, जो प्रदेश को एक नई दिशा के माननीय मनोहर लाल जी देकर गए थे, उसी काम को आगे बढ़ाने का काम सैनी साहब कर रहे हैं। रही बात चरखी दादरी की, तो चरखी दादरी को रिकॉर्ड 2000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, इसको जिला बनाया, मेडिकल की सुविधाएं दी और बाकी सब जगह पर भी कंटिन्यूअस काम चल रहा है। मुझे यकीन है कि अगले 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि इस पूरे इलाके में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका होगा। तो सुनील जी, चलते चलते क्या कहेंगे हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के किसानों को कुछ कहना? बस लामा साहब वही दोबारा मैं रिपीट करूंगा, इन किसान के रूप में छुपे हुए मौकाप्रस्त लोगों को जान लो, समझ लो, ये जानने की कोशिश करो कि ये आंदोलन बार बार पंजाब से क्यों उठ रहा है और पंजाब में भी इनका आपस में बहुत ज़्यादा डिवीजन है। ये वही लोग हैं जो कल को चुनाव लड़े थे, लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। हरियाणा में भी ये हालत है और आज तो सोशल मीडिया पर बार बार आप देख भी रहोगे कि ये जो आंदोलनकारी किसान हैं, हरियाणा वालों को घुसने भी दे रहे हैं, ये रिस्पेक्ट करते हैं ऐसी इनकी। और अपने यहाँ भी ये हमारे लाडले खाप चौधरी और किसान चौधरी जो अपने आप को डिक्लेयर करे बैठे हैं स्वयंभू नेता, इनकी क्या हालत है, इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है वहाँ पर। आप समझो, जानो और इनके ऊपर सवाल उठाओ, इनसे पूछो कि भैया तुम चाहते क्या हो, दिक्कत क्या है, कानून में क्या गड़बड़ थी, सवाल पूछो। जब तक सवाल नहीं पूछोगे ये नहीं मानेंगे, ये ऐसे ही रेलिवेंट रहेंगे। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि इनसे सवाल पूछो कि तुम ये गलत काम क्यों कर रहे हो। धन्यवाद लामा साहब। थैंक यू। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने हुए थे और किसानों के मुद्दे पर बेबाक तरीके से बातचीत की है पहले भी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।